होगा दूसरा एक्सेंट्रिक्स, माने इंट्रिंसिक में INTRINSI सिक, नव सप्लाई हमने पढ़े। अब दूसरा एक्सट्रिंसिक्स यानी कि EXTRINSI नव सप्लाई देख रहे हैं, समझ में आ? अब उसमें क्या है, इंट्रिंसिक नव सप्लाई that control the intrinsic nerve supply are the autoimmune nervous system। क्या है ये? ऑटोइम्यून नर्वस सिस्टम, सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर ऑटोइम्यून एक डिजीज होती है, उसके बारे में इसलिए मेरा ऑटोइम्यून शब्द आया, सॉरी। यह है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। उसकी खासियत क्या है? फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, यानी कि इनका पूरा कमांड जो है आपके फिंगर पे है। जो फिंगर ऐसे खुलते हैं, सारे फिंगरों पे इनका कमांड है। मैं इधर थोड़ा सा जनरल बताऊंगा, जब नर्वस सिस्टम आएगी तो आप उसके बारे में वैसे भी जानते हैं। न्यूरोथेरेपी में ये बार बार बोला जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, और इसके द्वारा हम एसिटाइल कोलाइन बनाते हैं, जो ट्रीटमेंट है 15 मेडुला, वेगस नर्व 10 मेडुला, ये सारे इसी के ट्रीटमेंट्स हैं। आज तक आपको खाली इतना ही मालूम है, बुरा नहीं मानना, हा? खाली पोपट, नहीं नहीं वो वेगस्टेन देना है, वो ये देना है, हम ये करते हैं, पर वो एक्चुअल क्या कर रहे हैं, कहां पर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में चर्चा करेंगे। मैंने कहा मसल में बहुत बड़ा योगदान होता है एसिटाइल कोलाइन का, और एसिटाइल कोलाइन बिना कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, ये सर आपको हमने सिखाया हुआ है। जो एक्सॉन का साइनअप होता है, साइनअप नॉड कहा जाती है उसको, या साइनअप बट्स कहा जाता है, उसमें जब तक जो साइनअप के आजू बाजू जो मसल्स है उसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, उसमें प्रेजेंट जो कैल्शियम है, जब तक वो कैल्शियम साइनअप के अंदर इंटर नहीं होगा, तब तक साइनअप एसिटाइल कोलाइन रिलीज नहीं करेगा। इसीलिए थोड़ा समझ के अभी मेरे हर शब्दों पे ध्यान दीजिए, पहले ये वेरीफाई कीजिए। अगर आपके पास कोई मोटर न्यूरॉन पेशेंट है, कोई ऑटिज्म पेशेंट है, ध्यान दीजिए, कोई भी एमएस पेशेंट है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या कोई और दूसरा पेशेंट है जिससे मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली मसल को स्टिमुलेट तो एसिटाइल कोलाइन ही करेगा। अभी तक हम दो मसल्स पे ज्यादा दे रहे हैं, जब कार्डियक मसल आएगा तब कार्डियक मसल के बारे में करेंगे। उसके पास सिर्फ ऐसे नॉड पे ब्रेन से वेगस नर्व द्वारा स्टिमुलेशन आता है, उसको बोलते हैं पेसमेकर। ऐसे नॉड से एवी नॉड तक वो वाइब्रेशन या वो जो पेसमेकर की करंट चली जाती है, मगर पूरे हार्ट को वो काम नहीं करता। उसके लिए उसकी खुद की इंटरनल हार्ट के पास पेसमेकर सिस्टम है, जिसको परकिंच फाइबर कहा जाता है, जिसको दो बंडल जाते हैं, राइट ब्रांच बंडल, लेफ्ट ब्रांच बंडल, उसको RBB और LBB। अगर थर्ड बी लग गया तो उसका मतलब ब्लॉक, अगर वो ब्लॉक है तो यहां पेन होगा, यहां लेफ्ट साइड ब्लॉक है तो यहां पेन होगा बहुत अनबेरेबल, और यहां राइट पेन होगा। हर हर 2 मिनट, हर 10 मिनट में वो पेन होगा, समझो हार्ट का पेन है। गॉट इट? आर्म पिट के पास या ऊपर? यहां मसल में, हार्ट के पास कुछ नहीं होगा, नहीं, आर्म पिट कहता है। आर्म पीट में नहीं, यहां, अरे प्रभु मेरे, यहां यहां
ठीक है सर। या आर्म पीट ये आ गया ठीक है, यहाँ ठीक है। यहाँ, क्योंकि आगे। कैसा है, जहाँ चेस्ट ओनली देते हैं हम, चेस्ट ओनली पॉइंट चेस्ट देते के हैं। पास नहीं होगा, चेस्ट से थोड़ा बाहर आर्म पीट के बीच में इधर एक मसल्स है, ओके। हाँ उधर होगा। हो सकता है बैक साइड में भी पेन आए, मगर वो बोलते हैं एलबीबी, और एलबीबी का मतलब लेफ्ट साइड और यदि ऐसा ये ब्राच। पेन होता है सर, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? यदि ये जब दर्द है कार्डियक तो सिस्टम आएगी तब बताएंगे, जब कार्डियक सिस्टम आएगी तब बताएंगे। मैंने कहा, जब सब सिस्टम चालू हो जाती है, हमारा शरीर एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने बहुत सोच के सबसे पहले अष्टप्रधान मंडल बनाया। जिस तरह से अभी हमारे देश में एनर्जी मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, फूड मिनिस्ट्री है, हाँ बराबर है ना, वैसे हमारे सिस्टम में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरा। तो जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा हम अवश्य सिखाएंगे। मैं आपको ये बार बार इसलिए बताता हूं कि एक ही शब्द एक बार बोल के मैं चला जाऊंगा, आपको याद नहीं रहेगा, मगर वो उस वक्त सारा बताया जाता है। अब ये प्लेक्सिस का काम आ गया, तो ये प्लेक्सिस मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप ऐसा ना कहे कि हमको तो सिखाया था सभी में, नहीं। हार्ट के बाद एक अपना पेस मेकर है, बाकी जो भी मसल्स को एसिटिल कोलाइन ये बहुत सारा काम करता है, तो इसका बड़ा खेल है। और गुरुजी हमें मालूम है एसिटिल कोलाइन क्या है। एसिटिल कोलाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, एक हार्मोन है नर्वस सिस्टम का। बस हम चिल्लाते हैं वो 15 मेडुला, 5 मेडुला, 15 मेडुला। अब दो ना 1000 बाय 15 मेडुला दो, पर यू आर फर्स्ट, आप खुद अपने आप को वेरीफाई करो। किससे? कि भाई उसका विटामिन D3 डेफिशिएंसी है क्या? अगर विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, तो ये सारे फ्लैक्सेस, तो फिर डाइजेस्टिव भी कम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फ्लैक्सेस नहीं आएंगे, काम ही नहीं है, बराबर से नहीं होगा। मसल्स काम नहीं करेंगे, स्केलेटल के स्मूथ मसल भी थोड़ी काम कम करेगी। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। एक बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण पैरालिसिस आता है, उसके हाथ ऐसे ही होते हैं, ऐसे। अच्छा, ये डिस्टोनिया में भी आता है, हाँ मसल टोन में प्रॉब्लम आती है, और ये एक पैरालिसिस है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आता है। वो कैसे उसको हम पता चलेगा? टेटेनस कैसे पता चलेगा? आप ऐसे बीच में मत बोलिए। हाउ कैन, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सीख लो। कैसे पता चलेगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके लिए कुछ टेस्ट है, वो आपके अनुभव पे डिपेंड है। आपका अगर अनुभव नहीं है, मैं मेरे ख्याल से जो आपको सिखा रहा हूं बहुत डेप्थली सिखा रहा हूं। समझ में आया? और वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्लिनिकली जो नोट्स होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं, आप पूरा कहने नहीं दे रहे, कैसे पता चलेगा? चलो ठीक से कंटिन्यू करिए, मैंने सॉरी। सिखाया ना, मैंने सिखाया, आपने समझ नहीं पाया, या उस टाइम आप एब्सेंट थे। मैंने स्केलेटल मसल में सिखाया, स्पेशली सिखाया आपको, टिटेनस करके सिखाया कि नहीं? हाँ, कुछ टिटेनस बताया था। सिखाया मैंने, हाँ तो उस टाइम ठीक। बताया हुआ है, उस बैक्टीरिया का नाम भी बताया हुआ है। ऐसे थोड़ी ना होगा कि बार बार मैं आपको उसी लाइन पे अटके रहूं। मैं आपको पुराने कुछ एविडेंस दे रहा हूं जो सिखाया मैंने, फिर आगे बढ़ने के लिए और कोई पुश कर रहा हूं, प्रेजेंट कुछ सिखा रहा हूं, आगे कुछ आने वाला है उसका भी हिंट दे रहा हूं। अब ये फ्लेक्सिस है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी हाइटस हर्निया का ऑपरेशन करते हैं, ये प्लेक्सिस कट जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आई एम नॉट एबल टू गिव यू रिटर्न दिस प्लेक्सिस, वो ये प्लेक्सिस वापस नहीं दे सकते। बताइए मेरे को, आप में से कोई बताएगा हाइटस हर्निया
का मतलब क्या है और हाइटस हर्निया ये किस जगह होता है? कोई बता सकता है? व्हाट अबाउट मीनिंग हाइटस? मेरे ख्याल प्लीज देखो, आप पेट सीख के रहे हो। पास, नाभि के पास, हाँ आप बोलिए। नाभि के पास, नाभि के पास। गलत जवाब। बोलिए और कोई ट्राई कीजिए। देखो आप जब तक सर नहीं बोलेंगे। आप बोलिए। वो यूरिन करते हुए तो उसके उधर जो होते हैं ना वहाँ ऊपर रॉन्ग 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 ऊपरा हुआ हिस्सा रॉन्ग रॉन्ग। नेक्स्ट। हाइटस हर्निया कहाँ होता है, हमने ये पूछा है। हमारे शरीर में कहाँ होता है, एक आइडिया। सर चेस्ट कैविटी में सर, डायफ्राम के पास। थोड़ा सा बराबर आए हो, आगे बोलो। डिओडेनम, डिओडेनम। नहीं, सर डिओडेनम स्टमक नहीं, के ऊपर, डिओडेनम नहीं। हाँ, स्टमक डिओडेनम के नहीं। ऊपर। ना ना, स्टमक के ऊपर है ये सवाल जवाब नहीं। मैंने परफेक्ट चाहिए। एक आया था डायाफ्राम के पास। कार्डियक देखो स्फिंक्टर। कार्डियक फिल्टर। डायफ्राम हाँ, वॉल कार्डियक थोड़ा फिल्टर। सा देखो कार्डियक फिल्टर। डायफ्राम का वॉल लूज हो जाता है सर। हाँ, वो क्या होता है, जो डायाफ्राम से जो इंटर होता है हमारा, क्या इंटर होता है डायाफ्राम से? हमारा इसोफेगस इंटर होता है, और वहीं पे इसोफेगस स्टमक में चला जाता है, वहां पर कार्डियक फिंक्टर है। अब ये कार्डियक फिंक्टर उस मसल में फिट है, ध्यान दो। कौन से? जो हमारा डायाफ्राम है। डायाफ्राम में ऐसे 3 होल है, उसको हाइटस कहा जाता है। डायाफ्राम में 3 छेद है। मानो ये मेरे उंगली है तो ये एक छेद हुआ, ये समझो ये दूसरा छेद हुआ, ये एक छेद है। मगर ये छेद भले ही उस मसल्स के आर पार है, पर उससे डायाफ्राम को नुकसान नहीं होता। डायाफ्राम अपना काम करता है, जो भाता होता है ऐसा लंग्स को। डायाफ्राम रेस्पिरेटरी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मगर वहां पे वो अच्छी तरह से जो उसकी ग्रिप है वो लूज होती है, और दूसरी जो वहां का फिंक्टर है, कहाँ का, वहां का जो फिंक्टर है वो काम बराबर से नहीं कर सकता। अब दूसरा और एक है, उस फिंक्टर को अगर इंटरनल कोई इंफेक्शन के कारण उसका फिंक्टर खराब हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, या पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है, तो इन सभी को एक हाइटस हर्निया नाम बोल देते हैं, पर इसके कॉजेज अलग अलग है। उस कॉजेज के हिसाब से हमको इलाज करना चाहिए। हमारे पास न्यूरोथेरेपी में 2 ही ट्रीटमेंट है, नॉर्मल, जे नॉर्मल और माइल्ड एसिड। हमें याद रखो किस मसल को ठीक करना है। पहले तो हाइटस की कैविटी, जो होल कहा गया है किसका, डायाफ्राम का। दूसरा जो इंफेक्शन है, तो या वो फिंक्टर स्वेलिंग में है या इंफ्लेमेट हो गया है, उसको बराबर वो बंद हो रहा है या खुल रहा है, ये देखना पड़ेगा। इससे मालूम है कभी कभी पता नहीं चलता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा है। कोई कोई डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं, अस्थमा है या हार्ट की प्रॉब्लम है। अभी ट्रेडमिल चेक करो तो नॉर्मल आती है, पर बीपी हाई हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है। और कभी कभी तो सीवियर एसिडिटी कारण भी ये सारे सिम्टम आते हैं। सीवियर एसिडिटी है। अच्छा, ये जो स्पाइसी बहुत खाते हैं, तीखा, अरे पूछो मत। हाइटस हर्निया की शिकायत उनको आ सकती है। दूसरी बात, इसीलिए
हाइपर स्पाइस, बहुत मात्रा में स्पाइस खाने के बाद एसिडिटी होती है, इसीलिए हमने एसिड ट्रीटमेंट गुरुजी ने लिखी है। पर एसिडिटी के लिए लिखी है, एसिड ट्रीटमेंट इज अ नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर हाइटस हर्निया। क्या हो गया, गड़बड़ आ गई ना? ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कैसा बोल दिया? अरे गुरुजी ने लिखा है एसिड ट्रीटमेंट हाइटस हर्निया ठीक होता है, कैसे होगा? आप बताइए मेरे को। उस हाइटस कैविटी में से, उस मसल में से, डायाफ्राम मसल में से वो स्लिप आउट हो गया है, वहां के मसल को इंफेक्शन या किसी के कारण डैमेज हो गए, और वो जो हाइटस, जो हमारा इसोफेगस वहां से जा रहा है, जो बराबर ग्रिपिंग में है, वो लूज हो गया है। और आपका वॉल की एक्टिविटी मसल्स की लूज हो चुकी है, और उसका सर्वसाधारण कारण है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। तो वहां का जो ये जो प्लेक्सस है, उसके लिए एसिटिल कोलाइन चाहिए, वो नहीं काम कर रहा है। 15 मेडुला दे रहे हैं आप, पर काम नहीं कर रहे। स्मूथ मसल काम नहीं कर रहे, तो आपको स्मूथ मसल नहीं बनाने पड़ेंगे, वहां के स्पेशल मसल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप स्मूथ मसल नहीं बना पाओगे, आप कितना एसिड ट्रीटमेंट दोगे, कितना नॉर्मल अजय नॉर्मल दोगे? उससे कोई मसल बनना है? अगर नॉर्मल अजय नॉर्मल से मसल बनना है, तो 100% मस्कुलर डायस्ट्रोफी ठीक होनी चाहिए, 100% मोटर न्यूरॉन ठीक होना चाहिए। गॉट इट? एक बीमारी हजार कहानी, एक बीमारी हजार कहानी, एक बीमारी हजार कॉजेस। इन कॉजेस को ढूंढ के निकालो। एक कहानी 100 सिम्टम्स, 100 लक्षण। एक बीमारी 100 सिम्टम्स, 100 लक्षण। एक बीमारी हजारों कारण, हजारों कॉजेस, थाउजेंड्स ऑफ कॉजेस। एक बीमारी, डिजीज तो एक ही है। गॉट इट? अगर आप उसको ढूंढ नहीं निकालोगे तो बीमारी ठीक ही नहीं होगी। डायबिटीज, डायबिटीज D2 हमारे शरीर में बनता नहीं है। D2 हमारे शरीर में बनता नहीं है, वही आपका सिक्योर करेगा आपके पेन क्रिया के बीटा सेल्स को, और इंसुलिन बनाने में उसकी इंप्रूवमेंट करेगा, उसको पुश करेगा, उसको हेल्प करेगा, और इंसुलिन ज्यादा बनेगा। अच्छा, इंसुलिन बना है मगर वो सेल के अंदर नहीं जा रहा है, तो वो भी ये D2 काम करेगा। समझ में आया? D2 कहाँ है? हमारी बॉडी नहीं बनाती, पर वो ऑब्जर्व करती है स्किन के नीचे, तो हमें पता नहीं, कुछ हमारे दिमाग में डाल के रखा है। डायबिटीज पेशेंट वाले को कैल्शियम ट्रीटमेंट नहीं देना, 125 डायड्रोक्सी ट्रीटमेंट नहीं देना। बाहर आओ, न्यूरोथेरेपी बहुत एडवांस हो रही है। क्या मालूम वो पेशेंट जाके 100 ग्राम मिठाई खा रहा है और नाम हमारा खराब कर रहा है। हो सकता है सर। समझ में आया? समझ में आया? जी। अभी हम आगे चलते हैं। तो ये जो एक्सटेंसिक नर्व सप्लाई है, आपको समझ में आया? तो अभी आप कभी नहीं भूलोगे कि जब तक कैल्शियम लेवल आप क्लियर नहीं करते, विटामिन D3 लेवल आप बॉडी की क्लियर नहीं करते, आपका एसिटाइल कोलाइन काम नहीं करेगा। गॉट इट?
हाँ, समझ में आया? 100% आपको, इसलिए आप पहले वो वेरीफाई कीजिए और देखिए ये जिस तरह से B12 की डेफिशिएंसी होती है वैसे विटामिन D3 की भी डेफिशिएंसी होती है, तो बहुत सारे डिजीज आती है। मोटापा का एक कारण है विटामिन D3, स्किन पे स्ट्रेच आना विटामिन D3, डायबिटीज विटामिन D3, D2 गुरु जी ने बनाया हुआ है, D2 D4। अब D4 बोलोगे तो वो रिसेप्टर है, D2 ऑल्सो वन रिसेप्टर, दैट इज द वो एक फोर्स करता है सेल को, जैसे इंसुलिन के साथ वो फोर्स करता है सेल को कि ग्लूकोज उठाओ, शुगर ले लो। अब बहुत एडवांस सीख रहे हो, छोड़ो, हम आगे चलते हैं। D2 बॉडी में नहीं होता है, एक बैक्टीरिया होती है वो बनाता है। आप ये भी खा सकते हैं उसके लिए। किसी किसी को उसकी एलर्जी होती है, जिसे हम मशरूम कहते हैं। बड़ी आर्टिफिशियल मशरूम नहीं, जंगल में आने वाली मशरूम चाहिए, और उस मशरूम पे अल्ट्रा जो सन के सुबह के जो रेज है, सूर्य किरण गिरने चाहिए, फिर वो उसके ऊपर बनाएगा D2। समझ में? ये किसी पोल्ट्री फार्म की तरह इन्होंने ये सब कवर करके रखा है और इसमें फंगस डाल के वो बना रहे हैं, वो नहीं चलेगा, वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल जंगल का आप खाओ, क्या मशरूम, उसकी कीमत 1000 रुपया किलो है। सर इसका न्यूरोथेरेपी में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका D2 का B2 एक बी कॉम्प्लेक्स है। नहीं, D2 D फॉर डॉल। जी सर। हाँ, तो वो विटामिन करके जब हमारा लेक्चर आएगा तभी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है? आप भी तो कुछ थोड़ा मेहनत करो। मैं बोल भी चुका हूं फिर भी आप नहीं सीख रहे, मैं क्या करूं? गुरुजी ने 2 ट्रीटमेंट बनाए हैं, 3 बनाए हैं। 125 डाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल, एसिड कैल्शियम एंड अल्कलाइन कैल्शियम। उसमें एक D4 है और एक D2 है। वो शायद पेपर आप तक नहीं पहुंचे गुरुजी के। गुरुजी वहां पर थोड़े से कंफ्यूज है, तो उन्होंने शायद ये शब्द लिखा हुआ है, शायद ये D4 है या D2 है, ऐसा गुरुजी ने वहां स्वयं लिखा हुआ है उनके हैंडराइटिंग में। हैंडराइटिंग में लिखा है इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं, अगर टाइप किया होगा तो मैं नहीं बोल सकता, मगर गुरुजी के स्वयं उनके हैंडराइटिंग ऐसा कोई न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं कि नहीं पहचानता, क्योंकि उनके इतने सारे पेपर हो चुके हैं और हमने बड़ा तकलीफ होती है हमें समझने में। समझ में आया? अभी देखो 1 घंटा होने के बाद लेक्चर खत्म होने के टाइम पे ऐड हो रहे हैं, देखो। अब बताओ मेरे को, आगे से ध्यान रखिएगा, अगर 9:10 से पहले कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो मैं उसको आगे ज्वाइन नहीं करूंगा। आपका नेट, आपका ये सब कुछ आप पहले से तैयार रखिएगा। आप सबका धन्यवाद। आगे चलते हैं। सर वन मोर थिंग मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो अल्कलाइन और एसिडिक कैल्शियम में कौन सा D2 और कौन सा D4 है? मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। गुरुजी ने जब शायद लिखा है तो हाउ कैन आई कंफर्म? मेरे पास जब 100 पेशेंट आएंगे, 100 पे मैं जब ट्राई मारूंगा तभी बोलूंगा ना, मैं गलत कभी किसी को नहीं बताऊंगा। ओके सर। क्योंकि जब तक मैं, अरे भैया गुरुजी ने खुद उसमें शायद क्वेश्चन मार्क रखा है, अगर गुरुजी बोलते ये है तो मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं था भैया। गुरुजी ने बोल दिया, फाइनल हो गया।
स्वयं गुरुजी ने वहां शायद रखा है। आपको समझ में आया? जी सर। शायद शब्द का मतलब है नॉट अ कंफर्मेशन। ठीक है। प्रोबेबली, समटाइम्स, ये शब्द होता है समटाइम्स, शायद नहीं। पर शायद का मतलब कंफ्यूजन है, यहां पर ये कंफर्म नहीं है तो शायद बोला जाता है। ऐसा कहूं कहते ना, शायद मेरी कल तबीयत ठीक होगी तो मैं क्लास लूंगा। इसका मतलब किस पे है? मेरी तबीयत पे। ठीक होगा तो मैं क्लास लूंगा, यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि मैं क्लास लूंगा। बराबर है ना? तो वहां पे भी क्या कंडीशन है वो ढूंढना पड़ेगा मेरे को। और D2 हमारी बॉडी नहीं बनाती, जिस तरह से 125 डाइड्रोक्सी हमारी बॉडी बनाती है। तो शायद गुरुजी ने जो लिखा है उसके प्रति हमें सोचना पड़ेगा। आगे चले। अगर न्यूरोथेरेपी की कोई भी ट्रीटमेंट करनी है और किसी को ठीक करना है, कोई भी बीमारी, तो आप पहले उसका D3, B12 कंफर्म कीजिएगा। और समझ में आपको D3 लेवल नॉर्मल है कि नहीं, B12 नॉर्मल है कि नहीं। ये अगर दो चीजें नॉर्मल है तो आप कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो, क्योंकि D3 ये ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा काम करता है और B12 वेयर एंड टेयर है, रिपेयर में काम करेगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। तो जो एक्सटेंसिक नर्व्स दैट कंट्रोल द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है, आर फॉर्म ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये कौन सी है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। अब इसे अंतर्गत क्या है? तो बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेटिंग इन जीआई ट्रैक्ट। तो इनर्वेट इनमें होती है, कौन सी होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अभी देखो, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ध्यान देना क्या करते हैं। प्रीगैंग्लियोनिक sympathetic nerve fibers to GI tract arise from lateral horn of spinal cord between fifth thoracic and second lumbar segments। याद रखिए आप, पांचवा thoracic और सेकंड लंबर में से ये गैंग्लियोनिक से जो आने वाले ट्रैक्स है हमारे, इसमें गए हुए, यहां साइनएप नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रैक्स है। जिस तरह से साइटिका नर्व्स 3.5 फुट लंबी है, वो एक नर्व सेल ही इतना लंबा है। गॉट इट? उसी तरह से आए हुए हैं। ये कहां जाते हैं? सिलियक, यानी कि हमारे मेसेंट्रिक गैंग्लिया। द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द गैंग्लिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट। अब ये सीलियक नाम की एक बीमारी है, सीलियक डिजीज। और सीलियक एक एरिया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जहां पे विलीज है हमारी बॉडी की। क्या है? विलीज, ऐसे उंगलियां जैसे, मानो ये पूरा एक, अभी जो हमने मसल सीखा ना, हमने एक ट्यूब सीखा, तो ये ट्यूब का इतना बड़ा पार्ट है। ट्यूब यहां से यहां तक है। और ये जो आपका म्यूकस लेयर है, क्या कहा? इनर लेयर म्यूकस। जो म्यूकस लेयर है उसमें ये विलीज है, फिंगर लाइक फ्रोजन। अच्छा, जैसे इसको फिंगर है वैसे इसको भी छोटे 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 फिंगर है। और यही है आपका ऑब्जर्वेशन। बॉडी का जो पार्ट डाइजेस्ट करने के बाद ऑब्जर्व होता है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है, इनको मारने के बाद यहां पर एक लैक्टियल ना, एक विली में एक डक्ट है, जो मैंने सिखाया आपको, लिम्फेटिक डक्ट है, उसको बोलते हैं लैक्टियल लिम्फेटिक डक्ट।
उस डक्ट्स में ये डेड पार्ट निकल जाते हैं जो बैक्टीरिया फंगस विंगस है। मगर इनकी चीजें कोई आगे पुश होता है तो ये बैक्टीरिया आगे जाके आपके एनल में भी इंफेक्शन करते हैं। क्या बोलते हैं? फिशर में भी इंफेक्शन करते हैं। जब D3 कम है आपके शरीर में, ये एलोपैथी में नहीं लिखा है, मैं आपको एडवांस दे रहा हूं जिस तरह से गुरुजी दे रहे हैं। ध्यान रखना, क्योंकि आपके एनल में अंदर जब बैक्टीरिया आपके फूड पाइप में से जाएंगे तभी तो उधर इंफेक्शन करेंगे ना, वो उल्टा तो नहीं जाएंगे। आपसे यहां से गए तो उनको मारा नहीं गया, मारने के बाद वो वहां पर ऑब्जॉर्ब नहीं हुए है और लिम्फ में से निकले नहीं है बाहर। गॉट इट? और ये एक और कारण है कि वहां सिग्मोइड कोलन के पास या एक्सटर्नल और इनरल एनल फिंगर के पास कैंसर होता है। देखा होगा आपने, यही जगह है बीमारी फैलने की, कैंसर जैसे बीमारियां। तो अब ये बीमारी कहां से आती है? इलियक डिजीज बोलते हैं उसको। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के और एसेंडिंग कोलन के पास ये ऐसी बीमारी आती है, इलियक डिजीज बोलते हैं उसको, बोलते हैं सीलियक डिजीज, CELIAC, सीलियक डिजीज बोलते हैं। तो ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इनहिबिट्स द मूवमेंट्स। देखो अभी, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स inhibit the movements and decrease the secretion of GI tract। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप स्टिमुलेट करते हो तो फंक्शन क्या करता है? Sympathetic nerve fiber inhibits the movements and decrease the secretion of GI tract by secreting the neurotransmitter noradrenaline. It also causes contraction of finger, क्योंकि एड्रेनलिन के लिए हम क्या देते हैं? स्वेट देते हैं। जब लूज मोशन बहुत जोर जोर से होते हैं तो हम फिंगर बंद करने के लिए क्या देते हैं? मेडुला के साथ 6 स्वेट, ताकि फिंगर को बंद कर दे। एड्रेनलिन जैसे ही बंद कर देगा तो लूज मोशन कम हुए। मगर क्या जो बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है उसको आप नहीं स्टॉप कर सकते। एक लेम्ब्रेडा, हाँ यस, थोड़ा मालूम नहीं पर अभी याद आया, लेम्ब्रेडा नाम का एक बैक्टीरिया है। देखो कुछ ऊपर नीचे नाम होगा पर लेम्ब्रेडा आई थिंक मेरे मुंह में आया, तो लेम्ब्रेडा नाम का एक बैक्टीरिया है। अगर ये बैक्टीरियल इंफेक्शन आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, कोलन में वगैरह हुआ तो उस व्यक्ति को 3 से 4 बार मोशन को जाना ही पड़ेगा, थोड़ी लूज होगी। No one can stop that Lambretta infection। मैंने हैंडल किया है ऐसा पेशेंट। मेरे पास जो है ना एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ वो अभी है नहीं, मगर मैंने आपको बोल दिया क्योंकि मैंने ऐसे सारे पेशेंट हैंडल किए। इसके लिए आपको एक किताब भी है, माइक्रोबायोलॉजी। आप पढ़ोगे तो ये सारे बैक्टीरिया, सारे फंगस जो आज तक सच हुए हैं वो मिलेंगे। कोरोना 200 के ऊपर वायरस ऑलरेडी सच है, पहले से है। और जब पहला जो डेटॉल की बोतल आती थी उस पे लिखा था दिस डेटॉल लिक्विड इज डिस्ट्रॉय द कोरोना, वो कोरोना को खत्म कर सकता है। मगर जब ये दूसरा वर्जन आया कोविड-19 कोरोना, तो उन्होंने आपने बोतल में से वो हटा दिया। अभी लिखते क्या मालूम नहीं, मगर मेरा कहने का तात्पर्य है
ऐसे कहा जा रहा था कि कोरोना हाथ साबुन से धोए जाएगा, किसी भी साबुन से धोए जाएगा, पानी से जाएगा। भैया मुंबई में बारिश में पानी में आप इतने इतने घुटने तक या कमर तक कहाँ का ऐसी, उसमें आप बोलोगे कि यार बीएमसी काम नहीं करती, करती है, पर समंदर के लेवल में बहुत डेप्थ, एकदम बहुत निकटतम लेवल में मुंबई है, क्योंकि ये 7 लैंड को ज्वाइंट करके बनाया गया है। तो लो लेवल होने के कारण जब जब हाई टाइट यानी कि ज्वार भाटा जो है, जो अभी मेरे को उसमें हिंदी शब्द कौन सा है मालूम नहीं, ज्वार मतलब ऊपर होगा, तो वो जो हाई टाइट है, हम मराठी में भरती बोलते हैं, तो वो जब हाई होती है, और क्या होता है कि 15-15 मीटर हाई जब तूफान आ जाता है, तो लाटा जो आती है, जो वेव्स आते हैं, उनकी भी हाइट ज्यादा होती है, जैसी सुमानी की थी, मगर वो बहुत बड़ी थी, ये उससे वो तो 3 गुना ये आती है। तो हाई टाइड के कारण जब मुंबई के जो कुछ प्रोसीजर करने के बाद वेस्ट वाटर जो समंदर में छोड़ा जाता है, उसके दरवाजे बंद होते हैं ताकि वो समंदर का पानी मुंबई में ना भरे। तो उस दौरान 2-2.5 घंटा का सफर होता है। उस दौरान ये अगर हेवी रेन है, टू मच, रात भर चल रही है, पहले से पानी है, एक जगह जमा हुआ है, क्योंकि कुछ जगह फिक्स है कि यहाँ पानी भरेगा, तो वो समंदर लेवल से बहुत नजदीकी लेवल में, यानी कि लो लेवल में है, तो वहां पानी भरेगा, नेचुरली भरेगा। तो उसमें किसी को आप क्लेम नहीं कर सकते, और आकाश से गिरने वाले पानी को भी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो वो दोनों एक एक ही वक्त हो जाता है, तो पानी भर जाता है मुंबई में। मैं आपको रियली साइंटिफिक बता रहा हूं। तब घुटने तक कई जगह में, पूरी मुंबई नहीं भरती, कई जगह में घुटने तक, तो कई जगह में कमर तक भी पानी भरता है। आपको पता है इस पानी में चलने में स्पाइरोसिस, अपना लेप्टोस्पाइरोसिस करके बीमारियां, ऐसी बीमारियां हो सकती है, ना जाने कितने फंगल बीमारियां होती है। हेल्पलेस है हम मुंबई में रहने वाले। लेप्टोस्पाइरोसिस मतलब अगर कोई चूहा बीमार है और उसका पेशाब उसने उसमें छोड़ा है, तो लेप्टोस्पाइरोसिस के वायरस उधर से हमारे, अगर शरीर में कई जख्म है, किसी ने खुजाया है, तो उससे एंटर होके हमारे शरीर में जाएंगे। अब बताओ, बताइए, तो हम कितने भी हाइजेनिक रहे, हम अकेले इस संसार की नहीं है, हमारे साथ ना जाने कितनी बैक्टीरिया, वायरस रह रहे हैं। तो उसके लिए खुद की ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ये देखो, इस डिजीज के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? सीलियाक एक रोग है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहां से आता है? तो जो आप ग्लूटेन खाते हैं, तो ग्लूटेन किस में है? तो आपके गेहूं में है। जो राई डालते हैं ना, राई का तड़का, कोई कोई तो बहुत शौक होता है, राई बहुत डालता है, कभी कभी मैं भी खुद बोलता हूं कि राई कम डालो भाई। जो को हर चीज सभी के लिए अमृत है और सभी के लिए विष है। हर चीज, दूध हर संसार के लिए अमृत समान है, मगर किसी किसी के लिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनके लिए जहर है। वो खाते हैं, उनको उल्टियां आएंगी, दस्त लगेंगे, पेन आएगा, स्टमक ऐक होगा। बताइए, तो जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, तो वो गेहूं, जौ, राई जैसी चीजों को कम खाए। मुंबई में ग्लूटेन फ्री आटा मिलता है, पर ग्लूटेन फ्री राई नहीं मिलती। जौ का मतलब होता है बार्ली,
बार्ली में भी ग्लूटेन होता है। आपको समझ में आया? इससे बड़ी एलर्जी आ सकती है, और वो एलर्जी है आपके बॉडी में हीचिंग आएगी। हीचिंग, बॉडी में इतनी हीचिंग आएगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। रेडनेस आएंगे, पैचेस, हीट लगेगी। गॉट इट? किसी को उसका असर इमीडिएट आएगा, किसी को असर उसका 1 महीने बाद आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई एक बीमारी है। तो आपको समझ में आया? ये अनुवंशिकता है, हेरिडिटरी है। जिनकी फैमिली में पहले से ग्लूटेन एलर्जी है वो पास ऑन हो सकती है। तो एक छोटी सी बात बताता हूं। मालूम है, बड़े बड़े राजा महाराजा ये साहब, अभी कुमार संतोष जी अभी मैं बंद करने जा रहा हूं और ये अभी जुड़ना चाहते हैं। देखिए कुमार जी, आप अगले अगले क्लास के लिए अभी ज्वाइन हो गए। अभी तो क्लास बंद हो रहा है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर ट्रेन हाँ? में है, ट्रेन में है सर। मैंने डाल दिया था। ठीक है कि ये बंद कर दो, वीडियो बंद करो। हाँ सुनिए, तो ये जो आप सुनिए, आप चलो ठीक है, आपको एक बहुत बढ़िया काम सुनाई मिलेगा। जो अरे हमारे मुंबई में तो मेरे ख्याल से, मैं गया नहीं रेलवे में, ऐसा कहा जाता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपको वो क्या बोलते हैं, वाईफाई फ्री है। आई डोंट नो, मैं मेरे दोस्तों से सुनता हूँ, वो है भी शायद, वो झूठ क्यों बोलेंगे ना। तो ये कैसी है? ऑटोनोमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बनेगी। इलियक डिजीज कहते हैं इसे। यहाँ ग्लूटेन की एलर्जी के कारण होता है। अब आपको ये पूरा बीमारी भी डेप्थली मालूम पड़ रही है। ये आपका वीडियो बंद कर दो कुमार संतोष जी। हाँ, तो ये जो विली है यहां पर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इफेक्ट आता है। दस्त लगना, जुलाब होना या कॉन्स्टिपेशन होना, इनकी साइन क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी है, या तो बीच बीच में जुलाब होना भी है, पेट दर्द, गैस, पेट फूलना, थकान और कमजोरी, थकावट महसूस होना और वजन कम होना। जब एक एलर्जी क्रिएट होती है उस दौरान वजन कम हो जाता है 3 से 4 किलोमीटर, 304 किलो अचानक 1 महीने के अंदर, आपको पता ही नहीं। आप सोचते हैं अरे वाह मैंने वजन कम कर दिया। ये वजन कम नहीं है, ये एलर्जी का एक रिएक्शन था। त्वचा पर बहुत जोर जोर से खुजली आना, रेड रैशेस आना, क्या बोला उसको, बोलते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटी फॉर्मिंग, बच्चों में विकास न होना। इस ग्लूटेन एलर्जी के लिए बच्चों में विकास नहीं होना। एक आप ऑटिज्म में जाओगे तो कई ऑटिज्म बच्चों में मैंने देखा है, मोर देन 60% पेशेंट में क्या उसमें ग्लूटेन एलर्जी भी होती है। तो इसमें जांच क्या है, अभी किसी ने पूछा था, तो जांच क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और देखते हैं एंटीबॉडीज जांच होती है जो ग्लूटेन के प्रति है क्या नुकसान। आप सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी, जय हिंद। जय गुरु जी, जय किसी को कुछ गुरु जी, पूछना है? थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है आपको? मेरे को ये बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ रही है आपको? हाँ सर हेलो? समझ में आ रही है।
सर एक ये पूछना था, जो आपने अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ग्लूटेन एलर्जी या सीलिएक डिजीज बताया, ये सेम कभी सर ठीक नहीं ये होती, जो कभी ठीक नहीं सेम होती। सर सेम सिम्टम सर ये आईबीएस में भी होता है इसी तरीके का? डेफिनेटली आईबीएस ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कभी ठीक नहीं होता। दोनों दोनों में सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये तो आपके अनुभव पे निर्धारित है, पेशेंट के कंप्लेंट्स, ये तो आपका एक्सपीरियंस और आपका जो ऑब्जर्वेशन है उस पर निर्धारित है। जी। मैं क्या अभी यहाँ बैठे दूर बैठे हैं, मैं भले आपको सिम्टम्स तो दोनों के हैं, मैंने अभी आपने क्लास नहीं अटेंड किया था, अभी आखिरी 3 मिनट में आप आए, लकीली आपको ये 3 मिनट वाला सुनने मिला। मैंने कहा था एक बीमारी 100 लक्षण 1000 कारण, 1 disease 100 symptoms and thousands of cause or causes, thousands of causes। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये आप आपके सीनियर के साथ जब प्रैक्टिस करते हो तब जाके आपको मालूम पड़ता है। रिकॉर्ड नहीं करना कोई भाई, हमारे यहाँ 6 महीने का क्लास करके भागो बोल देते हैं, आप डॉक्टर हो गए बोल रहे हैं, मतलब क्या उसका? कोई रिकॉर्ड नहीं करे प्लीज, क्योंकि न्यूरोथेरेपी की बदनामी ना हो। अगर कर भी रहे हो तो ये पार्ट डिलीट करो। आप बताइए मेरे को, जब 6 महीने में कोई डॉक्टर होता है क्या? अब मैंने हाइटस हर्निया में बोला एसिड ट्रीटमेंट आपके एसिडिटी पे है, वहां कहा है कि डीजेनरेटिव डिजीज को हम एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, मान लो आप किसी पर्सन का या पेशेंट का इसोफेगस में इंफेक्शन हुआ है, गले में जलन भी हो रही है, टॉन्सिलाइटिस भी है, वायरल इंफेक्शन भी है, कॉन्स्टिपेशन भी आया है, सीवियर एसिडिटी के कारण जलन भी हो रहा है, तो हमारी पहली ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? उसके इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन जब तक वो नहीं जाएगा ये बाकी के प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। आप मेरे हर शब्द का ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अब मैंने बोला कि माइल्ड एसिड या एसिड ट्रीटमेंट हाइटस हर्निया का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये लाइन लेके मेरे खिलाफ बवाल हो जाएगा, पर ये समझने की चेष्टा कोई नहीं करेगा, ये समझने की चेष्टा कोई नहीं करेगा। बस हमें कोई मुद्दा मिला सुधाकर के खिलाफ, अरे न्यूरोथेरेपी को समझो, गुरुजी के विचारों को समझो, गुरुजी ने क्या सिखाया है हमको ये समझो। अभी अभी डायबिटीज के लिए D2 बहुत फेमस हो रहा है, टैबलेट्स आ रहे हैं। गुरुजी ने कोशिश की थी, गुरुजी इस समय नहीं है धरती पर, स्वर्ग में विराजमान है, पर उनका आशीष हमारे सभी के साथ है। उन्होंने 7-8 साल पहले ही प्रयास किया था D2 के लिए। उनके अगर आपके पास कोई नोट्स है तो उसको पढ़िए जरूर। गुरुजी क्या सिखाना चाहते थे, गुरुजी हमेशा मेरे से डिस्कस करते थे और मुझे बोलते थे, कभी कभी गुस्सा भी आता था गुरुजी को, पर दूसरे का गुस्सा निकालने के लिए सुधाकर ही था, क्योंकि सुधाकर के खिलाफ ही उनको भड़काया जाता था। तो मुझे पूछते थे, बेटा मेरी ये ट्रीटमेंट जो है, मैं कुछ फॉर्मूला बनाया, केमिकल बनाया, उसमें कुछ लॉजिक है कि नहीं? बोला गुरुजी 100% लॉजिक है, हमारी न्यूरोथेरेपी पूरी लॉजिक पे ही है, 100% लॉजिक है उसमें।
वाकई में 15 मेडुला देने से एसिटाइल कोलाइन बनता है प्रभु, मगर उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि कैल्शियम है कि नहीं, कहीं वो नर्व्स तो नहीं कटी है वहां पर, रिसेप्टर बराबर है कि नहीं, कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो ऑटो एंटीबॉडी बन रही है उसको स्टॉप करना जरूरी है। जैसे इनको स्टॉप करोगे और 15 मेडुला दोगे, इमीडिएट और आपको कुछ मिली सेकंड। मैं गया था सिलीगुड़ी गया था, सिलीगुड़ी मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए। मेरे ख्याल से हमारे क्लास में है क्या, वो थेरेपिस्ट वहां के नहीं है। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कंसल्टिंग 5,000, फोन का कंसल्टिंग 5,000। मैंने 2-3 फॉर्मूला लिख के दिए थे, उन 3 फॉर्मूला उन्होंने 20 दिन दिया। उस पेशेंट को उठा के, जो बेड रिटर्न था, गए 6 महीने से, कितने 6 महीने से, मेरे पास वीडियो में डालता हूं, 6 महीने से बेड रिटर्न था। बस आप उसको वायरल नहीं करना है, जब तक पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होता हम वो ठीक करके दिखाएंगे। 6 महीने से बेड रिटर्न था, फिर उनको उठा के वो वॉकर सपोर्टर होता है ना, उस पे खड़ा कर दिया गया। वो 10 से 15 मिनट खड़ा रह सकता है। अगर मोटर न्यूरॉन बेड रिटर्न है 6 महीने से, तो खड़ा नहीं रह सकता। तो 20 दिन के ट्रीटमेंट से उनको रिजल्ट आया। उन्होंने मेरी फ्लाइट टिकट बुक की, मैं 1 दिन के लिए सिलीगुड़ी गया। 9 तारीख में मैंने बनाया हुआ फॉर्मूला दिया, बेड रिटर्न पेशेंट खुद ही करवट ले लिया। ये हाथ उठा के दिखा रहा है मेरे को कि अब मेरा हाथ उठ रहा है। एक दिन, खाली एक ही दिन मेरी विजिट। अच्छा, 20 दिन पहले तो मैंने खाली मोटर न्यूरॉन इस डिजीज पे कुछ फॉर्मूला भेजे थे मेरे, अलग है फॉर्मूला। और जाने के बाद खुद एक नया फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले में पेशेंट ने अच्छा, वो फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ था, आधा ही फॉर्मूला था, उसमें उसने करवट ले ली। 2 थेरेपिस्ट, एक थेरेपिस्ट दौड़ के आया, डॉक्टर साहब चलिए। पेशेंट ने करवट ली, ट्रीटमेंट चालू है, फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है। अब बताइए, अब यकीन मानोगे? मैं वीडियो डालता हूं, उनकी ज़बानी सुनिए। आप सबका धन्यवाद। कुछ पूछना है? 2 मिनट देता हूं। सर नमस्ते सर, मैं रीना शर्मा। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने हस्बैंड के लिए पूछा था ना कि तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, ऑपरेशन हाँ के बाद बेहोश हो गए थे जो। हाँ हाँ, तो अभी वो ब्रेन हाइपोक्सिया, वो कहते कुछ देर तक रुक गया था, तो हाइपोक्सिया देखिए हुआ, तो रीना वो जी, रीना जी, जी मैं जी आपको क्लासेस सिखा रहा हूँ, बराबर है। हाँ कभी जी कभी मैं आपको सजेशन देता हूँ, बराबर है। हाँ आपको हाँ पता जी है मैं बहुत कम पैसे में आपको सिखा रहा हूँ, हाँ जी सर। सर मगर मैं मेरी कंसल्टिंग फी एक- भी है। बात हाँ सुनिए, जी आप अगर हाँ जी कंसल्टिंग फी दोगे, पूरे हाँ पेपर जी, भेजोगे, मैं दूंगी सर। और पेपर हाँ जी भेजोगे, अभी क्या डे है, तो मैं आपसे वो पर्सनली, हम जी सबके जी साथ में क्यों डिसाइड करें, हम जी, मैं वही पर्सनली पूछना चाहती आपको थी मैं, कि देखो मैं आपसे। हाँ जी आपका हाँ जी आपका पोता था, बराबर है। हाँ जी जी सर। तो मैंने बोला था कि देखो जॉइंटिस है क्या, तो जॉइंटिस निकला था कि नहीं निकला था? हाँ जी सर। 21 दिन मैंने एक ही ट्रीटमेंट देने बोला था आपको। हाँ जी हाँ, अच्छा, डॉक्टरों ने भी अपनी कोशिश की थी, पर वो जी नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, जी हुआ। अभी जी ठीक है। हाँ आपने मेरे जी को दूसरी मैसेज डाला था कि हम्म, आपके पति हम्म, वो एनेस्थेसिया का कारण किया है, हम्म, हम्म, एडमिट है, अनकॉन्शियस है।
मैंने जी आपको मैसेज डाला था कि 72 आवर्स वेट करो। जी आपने किसी को पूछ के कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, हम्म मैंने मेरा मुंह बंद करके बैठा। जब ट्रीटमेंट ही गलत है, हम्म आपने दिए दिए, मैं कैसे हम्म, बोलूं आपको? जी आपको जी पता है अनकॉन्शियस होना मतलब क्या है? हाइपोक्सिया। हाँ हाइपोक्सिया जी किस पार्ट पे हुआ है? हम्म यानी कि उसके पूरे बॉडी का जो कंट्रोल करता है, हम्म उसकी जो न्यूक्लियर पार्ट है। कौन सा न्यूक्लियर हाँ जी पार्ट सर है? वेरी जी वेरी क्रिटिक, वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, थैलेमस। जी जी और हाइपोथैलेमस के आसपास वो कहीं हुआ होगा, तो वो जी अनकॉन्शियस में गए थे। हाँ जी अच्छा, जब कोई आदमी अनकॉन्शियस में जाता है, इसका मतलब इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। यस सर आप अगर किसी ग्रुप में डाल दोगे, यहाँ हम्म भैया 6-6 महीने के लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं, अरे ऐसा दो वैसा दो, उनको पूछो क्या हम्म कॉज है। सर मैं मैंने सर ग्रुप में नहीं डाला था मैंने, वो नवल सर और दिगंबर सर और कमलेश दीदी लोग सबसे पूछ के वो गुरुजी के बर्थडे के उसमें जा रहे थे, वहीं पे हुआ था ये, तो उन सब ने सजेस्ट किया था। अच्छा चलो बोलो, क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था? उन्होंने तो बोला था कि 60 टो फिंगर हाँ और 8 थाइमस हाँ। और 6 मेडुला। अभी एक मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको। हाँ जी आप अगर वहां पर ब्रेन में एनेस्थेसिया जाके हाँ जी हाइपोक्सिया हो चुका है, आपके पास रिपोर्ट होगा हाइपोक्सिया। हाँ जी हाइपोक्सिया में थाइमस का क्या काम है? आप ऑक्सीजन बोलते तो मैं मान जाता, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट बोलते तो मैं मान जाता, किडनी क्लियर ट्रीटमेंट बोलते तो मैं मान जाता, बिकॉज हाइपोक्सिया इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। अब डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन में न्यूरोथेरेपी में ऑक्सीजन से बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मगर अगर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए ट्रेवल या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी चाहिए, तो किडनी क्लियर देके उसके लिए हाँ हमारे गुरुजी ने बनाया हुआ एरिथ्रोपोइटिन की ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी, ताकि आरबीसी की क्वांटिटी बढ़े, ऑक्सीजन ब्रेन में ज्यादा जाए। थाइमस का क्या लॉजिक है? थाइमस तो ऑटो इम्यूनिटी में आ जाती है। अगर ऑटो इम्यून हो गया है, क्योंकि अगर कोई ऑटो इम्यून हो गया तो थाइमस तो ब्लॉक ही करते हम। अब बताइए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपने जो ट्रीटमेंट बोला उसके प्रति आपको विश्लेषण दे रहा हूं। सर मैंने थाइमस, उसके बाद आपको ये वाला दिया सर। मैं मैंने क्या वो बोला, फिर मैं कैसे जवाब दूं कि ये मत दो आपको? हाँ मैं वो हाँ जी आपका हाँ जी डिसीजन था ना। हाँ मैं चुप जी बैठा, मैं सर उसमें मुझे जवाब दिया आपको? मैंने कोई जवाब नहीं दिया हाँ आपको कि ये दो या बंद करो, क्योंकि एक याद जी रखो, सर मेरा यस एक स्वभाव है, जी किसी ने अगर आपको दिया है तो आप उसी को पूछ जी के बंद करो। मैं नहीं बिल्कुल बोलूंगा कि इसे बंद करो, चाहे वो गलत हाँ जी क्यों ना सर हो, क्योंकि मैं किसी को जी दुखाना नहीं चाहता। यस सर अब मैंने आपको दिया, ऑटो इम्यूनिटी अगर आ गई है, बात सुनिए, तो थाइमस से कैसे काम करेगा? वहां पर हिमोटोमा तो नहीं हुआ है, हाँ जी नहीं हुआ फिर थाइमस का क्या काम है? हिमोटोमा हुआ जी नहीं तो थाइमस का क्या काम है? हम्म, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी हेमोटोमा सर होता तो बात अलग है। देखो हमारे न्यूरोथेरेपी में हेमोटोमा के लिए टीटी एप्रिन है, या इंजुरी ट्रीटमेंट है, और इनफैक्ट हाइपोक्सिया के लिए मल्टी एप्रिन है। हाँ जी हाँ तो आपको मल्टी एप्रिन बोल दिया होता तो मैं तो कुछ बोलता ही नहीं था। हाँ जी समझ में आया? आप उन, हाँ जब किसी को सर पूछते हो, बात सुनो, हाँ कोई जी भी जब किसी हाँ को जी पूछता है तो कृपया आप पेशेंट की डिटेल्स दिया करो, पेशेंट की हाँ उम्र, जी पेशेंट को कोई और बीमारियां है क्या, कोई हाइपोथायराइडिज्म है या डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, किडनी की कोई शिकायत है। ये हमारा न्यूरोथेरेपी की एक प्रोटोकॉल है या रूल है, ये नियम है। अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन चाहे किसी को भी दो, तो ये आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर आप जी
ये सारी प्रॉपर उनको क्या बोलते हैं, केस पेपर नहीं दोगे तो सामने वाला कंफ्यूज रहेगा और हो सकता है टाइम निकालने के लिए कुछ भी आपको बोल दे। हाँ जी। हाँ, तो ये सब होता है ना। अब मैं हाँ कोई सही है कौन गलत है ये तो मैं नहीं बोल सकता। मैंने आपको जी सर। जवाब दिया था 72 आवर्स इंतजार करो। जी मेरे को मालूम है जी। उसका वो जो असर है वो जैसे ही कम होगा पेशेंट कॉन्शियस में आएगा। डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म, उन्होंने कोई इतना बड़ा ओवरडोज नहीं दिया था, पर आपके पति की डर इतनी थी हाँ जी। कि वो रिएक्ट हो गया। शायद जी। उनका पहला ऑपरेशन होगा वो। यस सर। हाँ, तो लाइफ का पहला ऑपरेशन है तो भाई कोई भी जब ऑपरेशन थिएटर में ओटी में जाता है तो वैसे भी डर जाता है। जी। समझ में आया? तो हाँ ओटी जी में सर। जाता है तो आदमी डर भी जाता है ना। तो डर के हाँ जी। कारण भी ऐसा सब कुछ होता है। तो अच्छा। आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते। मैं एक जी फैक्ट सर। बता रहा हूँ। जी सर। हाँ, तो जब भी हम्म, आपको कोई पूछना है क्या पूछना है, आप ही को नहीं सभी को, हम्म, जब तक मुझे आपका प्रॉपर डेटा नहीं मालूम है, आपकी जी। पास हिस्ट्री डिटेल्स नहीं मालूम है, हाउ हाँ कैन आई जी। ट्रीट यू? यस आप सर। मेरे सामने ही नहीं है। जी सर। समझ में आया? हाँ जी सर। आज खाया हुआ 40 दिन में कभी भी असर होगा। क्या कहा मैंने? जी। आज जो खा रहे हो हाँ, 40 दिन में हम्म, कभी भी असर होता है। अच्छा। कह नहीं सकते। जी। हाँ, कभी हाँ जी कभी सर। सिर्फ बहुत ही फूड पॉइजनिंग लाइक बैक्टीरिया हो गए जिस खाया फूड में, तो तुरंत 4-5 घंटे में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। जी हाँ, सर। वायरल भी आता है तो धीरे धीरे आता है, वो जड़ पकड़ने में 1-2 दिन ले लेता है। हाँ जी। हैं? तो जी। आप सीख रहे हो। आप हम्म, पहली बात तो आप भी खुद डरे हुए थे। मैं यस सर। समझ सकता हूँ आप 10 आदमी को पूछोगे, मगर हम्म, मैं एक आखिरी कथा सुनाता हूँ। हाँ, मैं किसी को दुखाना नहीं चाहता। एक छोटी बचपन में ऐसे ही सिखाते हैं। तो भक्ति करो तो एक ही भगवान की करो। तो जी। एक नाव चल रही थी। कथा है, सच्चाई नहीं है। नाव हम्म, चल रही थी। नाव में एक हिंदू बैठा था, एक क्रिश्चियन बैठा था, एक मुस्लिम बैठा था। तो जब नाव डूबने लगी, तूफान हुआ, तो उस नाव में जो क्रिश्चियन था वो जीसस जीसस करते बैठा, जो मुसलमान था वो अल्लाह अल्लाह करते बैठा। जी। अच्छा, अल्लाह आया, बचा के गया। जीसस आया, बचा के गया। हमारा हम्म, जो हिंदू भाई था वो एक जगह हम्म, उस पे विश्वास ही नहीं था। वो बोलता है हाँ शंकर जी। भगवान आ जाओ, शंकर भगवान निकले आ बचाने। ये शुरू हो गया। अरे शंकर भगवान नहीं आ रहे हैं, ए कृष्ण भगवान आप आ जाओ, बचाओ बचाओ। कृष्ण भगवान निकले, फिर आधे पे आए, उसमें उसने और कुछ शुरू कर दिया, माता जी बचाओ। ये किसी को आने ही नहीं दे रहा है, आधे पे छोड़ रहा है। आपको समझ जी। में आ रहा है? कुछ ऐसी यस दशा सर। हो रही है आपकी। जी। ऐसा ना नहीं करो। सर, मैंने मैं ट्रीटमेंट आप वाला ही दे रही हूँ सर। ना मैं कुछ नहीं आपका ही बोलूंगा। ट्रीटमेंट दे रही हूँ। हाँ, हाँ तो जी, हाँ जी। मैं आपको ये सर बता रहा सर हूँ। मुझे मुझे सर मुझे आप बताओ किस टाइम मैं आपसे कंसल्ट करूँ, मैं आपको जो मैं फीस आपको देने के लिए आपके तैयार हूँ। व्हाट्सएप पे डाल जी दूंगा टाइम। आप है ना जी सब्र जी। रखो, डरो नहीं। जी सर। आप हाँ लोग जी बुरा सर। नहीं मानो। हम बहुत डरते जी। हो, छोटी देखो हम्म, बीमारियां होती है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके घर में दो दो ऐसे वाकिया हो गए तो आपकी डर हाँ वाकई में होती है। आपकी क्या, मेरे घर में भी ऐसा होगा तो मैं भी डर जाऊंगा और मैं भी जी सर। निर्णय नहीं ले पाऊंगा। मैं भी दौड़ूंगा जो दिखेंगे साहब क्या है, ट्रीटमेंट दो ट्रीटमेंट दो। समझ में आपको? ये आपसे हाँ नेचुरली जी। है। मगर मैं जी आपको बोल रहा हूँ थोड़ा शांत रहिएगा। आप पहले जी। सोचिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ नहीं समझ में आता है, जिसको भी आप पूछोगे, जिसको भी न्यूरोथेरेपिस्ट में सीनियर को पूछोगे, आप सारे जी। पेपर डिटेल्स उसके सामने दो या उसको व्हाट्सअप हाँ करो और बताओ जी। ये कंडीशन है, क्या ट्रीटमेंट। वो अवश्य आपको लाइन एंड लेंथ सही बताएगा। अगर हाँ जी। उसको आप कंफ्यूज करोगे तो वो आपको कैसे बताएगा?
दैट इज द वे है। हम्म, अभी देखो yes, sir. जो ग्रुप है उसमें हम्म, शर्मा ही है ना, हाँ शर्मा जी है और फाटक जी है ना, वो बार बार डालते हाँ हैं जी, कि पेशेंट का पूरा डिटेल्स दो, और डिटेल्स की वो भी डाल देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, पेशेंट का उम्र, पेशेंट की हैबिट्स, पेशेंट की हेरिडिटी तो नहीं है, ये है वो है। इसी तरह से सारा है। न्यूरोथेरेपी में ये जरूरी है क्योंकि न्यूरोथेरेपी में डायग्नोस नाम की चीज 20% है। हाँ हम जी, चलते हैं आयुर्वेद हम चलते हैं एलोपैथी के डायग्नोस पे। तो वो जो पैथोलॉजी पैरामेडिकल लाइन है उनकी, वो हमें भी आवश्यक है, तो वो भी आप अगर सबमिट करते हो तो जल्दी काम होता है। ठीक yes, है, sir. धन्यवाद आप सबका। जी चलो, जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो कभी घर की बातें पर्सनल पे बात करो। जी सर, ओके। हाँ जी सर, थैंक यू।